नमस्कार। टीवी 27 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आए हैं उसने इन राज्यों से लेकर केंद्र की राजनीति और पार्टियों के अंदरूनी समीकरणों को पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया है। लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस को इसने बैक फुट पर धकेल दिया है, तो 240 सीट जीतकर भी दबाव महसूस कर रही बीजेपी का हौसला बढ़ा दिया है। हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी, पहलवान, किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे मुद्दों से कांग्रेस को सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद थी और उसका आक्रामक चुनाव प्रचार और सोशल मीडिया पर बने नैरेटिव से यही आसार नजर भी आ रहे थे। लेकिन इतनी विकट परिस्थितियों में भी बीजेपी ने आपदा में अवसर की तलाश कर ली और हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया। ऐसे में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली जीत कांग्रेस को थोड़ा ढांढस बंधाती दिखी, लेकिन जम्मू में खराब प्रदर्शन से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशाने पर आ गई और उसके नेता कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें ना देते तो हमारी जीत का आंकड़ा और बढ़ जाता। इसके अलावा हरियाणा में गठबंधन ना करने पर कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी, सपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसे सहयोगी भी निशाना साध रहे हैं। उधर पीएम मोदी कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की समाज तोड़ो और एंटी दलित राजनीति को नकार दिया है। इतना ही नहीं, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन गई है। इन परिस्थितियों में अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और बीजेपी के साथ उसके सहयोगी भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आते दिख रहे हैं। इन नतीजों के असर और सबक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद रहेगा जिनसे हम 1 घंटे चर्चा करेंगे। तो तमाम सारे मेहमान भी हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़ेंगे और हरियाणा का चुनाव नतीजा, जम्मू कश्मीर का चुनाव नतीजा, जो अप्रत्याशित चुनाव नतीजे आए उनको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और खास तौर पर हरियाणा का जो चुनाव नतीजा देखने को मिला उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई और कांग्रेस का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कमजोर है। और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि गठबंधन की राजनीति से बाहर निकलना वो उनके लिए मुश्किल पड़ा और आम आदमी पार्टी से यदि गठबंधन होता तो निश्चित रूप से कई सारे सीटें और भी कांग्रेस जीतती। तो हमारे साथ तमाम सारे जो खास मेहमान, उनमें से हम तमाम सारी सवाल हमारे होंगे और उनका जवाब भी हम इन खास मेहमानों से लेंगे। लेकिन एक बार बार सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया उसका खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर हार का आंकड़ा आपके कांग्रेस की हार से ज्यादा वोट मिले हैं, ये बड़ी बात है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से संजीव वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आशीष नौटियाल जी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक और नवीन दुबे जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो आशीष जी आपसे ही सवाल। आशीष जी, हरियाणा में 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। यहां आपके प्रत्याशी को कांग्रेस की हार से ज्यादा वोट मिले। इस तरह से कुल 19 सीटें ऐसी थीं जो कम मार्जिन से आप हारे हैं। थोड़ी सी मेहनत अगर होती और तो ये सीटें आप जीत भी सकते थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई और वो चूक कहां हुई, मुझे लगता है कि इस पर आप लोग खुद अपने स्तर से जांच कर रहे होंगे। निश्चित देखें, पार्टी अपने स्तर पे जांच कर रही है और जिस प्रकार से हमारी सीटें आई हैं वो सीट भी ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह कल को मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है खत्म हो गई है, तो खत्म नहीं हुई। ये कांग्रेस ही पार्टी है जिससे माननीय मोदी जी डरते हैं और बार बार उसका नाम लेते हैं। दिन भर उनकी जुबान पर एक ही नाम होता है, वो है सिर्फ कांग्रेस। तो एक कांग्रेस पार्टी ही है पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर देती है।
हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं होती है, हमारी लड़ाई भाजपा के षड्यंत्र से भी होती है। भाजपा सिर्फ एक जो युद्ध होता है ना रणभूमि में आमने सामने वाला, भारतीय जनता पार्टी वो युद्ध नहीं करती है। वो बहुत इस प्रकार की राजनीति करती है, किस तरह पीछे से वार किया जाए, किस तरह अपने सारे जो भी हथियार हैं उनका प्रयोग किया जाए, सबको लेके चुनाव में बैठती है। तो दुर्भाग्य है, देखिए एक स्वतंत्र लोकतंत्र में एक सही ढंग से चुनाव होना चाहिए। और सुबह जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे थे, पूरा देश देख रहा था, हम भी देख रहे थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि हम लोग कितने 60 से ऊपर सीटें ला रहे थे और ये लोग 17 सीट ला रहे थे। जब तक काउंटिंग उससे हुई तब तक तो सब सही था। बाद में जब ईवीएम आया तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोग जो है एकदम से ऊपर आ गए और हम नीचे आ गए। तो इस पे बड़ा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। पार्टी हर लेवल पर विचार विमर्श कर रही है, देख रही है आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे गलती हुई है। इस सब पे विचार विमर्श करके बहुत जल्दी रिजल्ट सबके सामने होगा। और अभी एक मैं जी। देख रहा था ईवीएम मशीन का भी कुछ मैटर पे भी हम लोगों की चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीन को जो खोला गया था उसमें बैटरी 99% थी इतने दिनों बाद। तो उस पर भी अभी चल रहा है, अभी सब कुछ सामने होगा जनता के। लेकिन ये जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसको जीत समझ रही है, ये कोई जीत नहीं है। देखिए इस तरह से आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और गलत काम करके क्या हुआ, ये तो जनता खुद समझना चाहिए। जब पूरा देश बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, सब बोल रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, और उसके बाद भी हम जीते। जब तक काउंटिंग हो रही थी बैलेट पेपर से हम लोग जीते, उसके बाद अचानक से आपने हम लोगों कैसे पीछे हो गए। जी, तो ठीक है, ये ठीक चर्चा है, का ठीक विषय है। है और पार्टी ये से संजीव गहन वर्मा विचार जी से करनी है। सवाल भी ले लेता हूं मैं। संजीव वर्मा जी, आपने आशीष जी की बात सुनी। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावी नतीजों को तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया है। उन्होंने कहा, आपने सुन ही लिया, कि ये नतीजे कांग्रेस के लिए अस्वीकार्य हैं। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। और लोकसभा चुनाव में ये लोग अपने काट की हांडी को एक बार चढ़ा चुके हैं और जनता को भ्रमित कर चुके हैं, जनता से झूठ बोल चुके हैं, जनता के साथ प्रपंच कर चुके हैं। जहां इन्होंने लगातार लोकसभा चुनाव में जो झूठे नैरेटिव परोस कर देश की भोली वाली जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम किया, वहीं ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संविधान की पुस्तक लेकर संविधान का मखौल उड़ा रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका अपमान करने के लिए कांग्रेस ने कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उनको इतना अधिक अपमानित कर दिया कि वो त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी में अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए और उसको छोड़ने के लिए विवश हुए। इन्होंने इतना उनको प्रताड़ित करने का काम किया और झूठ लगातार बोलते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, 400 सीट आ गई तो ये लोग संविधान को समाप्त कर देंगे। आलोक जी, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, एक बार कांग्रेस पार्टी को भी 418 या 416 के आसपास कुछ सीटें मिली थी, कुछ 400 के पार तो एक बार आप भी आए थे, क्या आपने संविधान को समाप्त कर दिया था? तो जो एक तरह से पूरा झूठ फैलाने का इन लोगों ने काम किया और भोली भाली जनता को गुमराह और भ्रमित करने का काम किया। आपने 112 बार संविधान में संशोधन करने का काम किया और अब बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को आप यदि तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लाते हैं तो ये संविधान को समाप्त कर देंगे। जबकि वास्तविकता कांग्रेस पार्टी स्वयं भी जानती है कि संविधान के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो हमारे संविधान में पूरी तरह से वर्णित है। ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, लोकतंत्र खतरे में, जबकि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है पूरे देश भर की जनता जानती है। इन्होंने एक शतक लगाया है राज्य सरकारों को धारा 356 के तहत गिराने का। लोकतंत्र के ये शुरू से हत्यारे रहे। इन्होंने आरक्षण की बात करते रहे कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी को आप बड़ा बहुमत दे देंगे तो ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि राहुल गांधी जी के दादा परदादा
स्वर्गीय नेहरू जी, जो आरक्षण के कभी भी पक्षकार नहीं रहे, जिन्होंने लगातार आरक्षण का विरोध किया। जी जो ठीक है, ठीक है। चाहते थे संजीव जी जो आऊँगा चाहते आपके थे पास। संजीव जी आपके पास आऊँगा। नवीन जी हमारे साथ हैं, नवीन जी से भी एक सवाल लेता हूँ। नवीन जी, हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह क्या आप समझते हैं? दो तीन चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, उनमें से अब आपको मैं अपनी बात बता भी दूं। एक तो अंदरूनी कलह, वो जो सब लोग जानते हैं कि अंदरूनी कलह किस लेवल की थी। हुड्डा जी, शैलजा जी, कितना आपस में मनमुटाव था। हाथ भले मिल गए हों लेकिन अंदर कितना मनमुटाव था वो सबको पता है। दूसरा, कांग्रेस पर पूरी तरीके से, राज्य कांग्रेस पर पूरी तरीके से जो हुड्डा जी का कब्जा था, पूरी तरीके से कांग्रेस निर्भर थी उन पर। एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है। तीसरी वजह, जो कांग्रेस ने पहलवानों और किसानों के आंदोलन को राजनीतिकरण करने की कोशिश की, वो भी एक नाराजगी हो सकती है। जो बाकी जाति के लोग नाराज हो गए हो कि भाई ये तो सिर्फ एक ही जाति की बात करते हैं। या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। आलोक जी, देखिए आपने जो चारों विषय बताए, बिल्कुल इन चारों विषयों का योगदान है कांग्रेस की इस पराजय में। देखिए बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस वहां थी हरियाणा में, स्वीकार करना पड़ेगा। अचानक से आपने मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया और नायब सिंह सैनी को आप ले आए 9.5 के बाद में, तो वो भी एक फैक्टर था। दूसरी चीज देखिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बाजी को बड़ी आसानी से कांग्रेस लेके अपने पाले में जा रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। इवन जितने भी बड़े मीडिया के पंडित हैं, जितने भी जानकार हैं, सभी का ये अनुमान था कि इस बार वहां कांग्रेस आ रही, बस सीटों में जरूर ऊपर नीचे था कि भाई 35 से 46 नहीं आएगी तो 55-56, इससे ऊपर कोई नहीं जा रहा था। कुछ लोग 65 तक भी पहुंचे थे, 64 तक। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं कोई सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा था पूरे चुनाव में कांग्रेस के। केवल आप रैलियों में दिखाई दे रहे थे, जमीनी धरातल पर ना कांग्रेस दिखाई दे रही थी, ना संगठन तो वहां है ही नहीं। क्या ही संगठन दिखाई देता, उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं चुनाव हार गए हैं, तो कोई संगठन में सामंजस्य नहीं था। दूसरी चीज, एक केस आपने आगे कर दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है वो है, तो आपने जब एक जाति को संभालने की कोशिश की तो बाकी जातियों को इग्नोर कर दिया आपने। तीसरी चीज आती, बड़ा मुद्दा है भारत की राजनीति में, हिंदुत्व का एक बड़ा एजेंडा है, बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दे पे आने वाले समय, आज नहीं आएगी तो कल आना पड़ेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई और पार्टी बनी रहे, आना सबको उसके साथ पड़ेगा। उसके खिलाफ जो जो लोग जा रहे हैं उनका बड़ा नुकसान होता चला जा रहा है। वो राजनीतिक दल धीरे धीरे हाशिए पर खिसक रहे हैं। आप एक चीज देखिएगा कि 80-20 जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा करते थे, तो बिल्कुल सच्चाई है। दूसरी चीज है अति आत्मविश्वास। उत्तर प्रदेश में आपने आलोक जी देखा होगा, नवीन जी आपका ऑडियो बड़ा स्लो है, आपकी आवाज साफ आ नहीं रही है। मैं आपके पास आता हूं, संजीव कौशिक जी से एक सवाल ले लेता हूं, उसके पास आता हूं। नवीन जी आपके पास आता हूं, ठीक है। संजीव जी, कई मुद्दों पर राहुल गांधी जब सरकार को घेरते हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिलता दिखता है। लोकसभा में आपने भी देखा होगा, हम लोग देखते ही हैं। ऐसे में क्या अब इन चुनावों का में जो पार्टी का प्रदर्शन का असर रहा है, वो राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन में स्वीकार्यता कम तो नहीं कर देगा? निश्चित तौर से आलोक जी, आपके सवाल बड़े गंभीर है और इसका असर स्वाभाविक रूप से पड़ना है। केवल एक तरफ ही नहीं, केवल कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के ऊपर ही नहीं पड़ना है। यदि भारतीय जनता पार्टी बिहार की, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव है, उसके गठबंधन से भी प्रभाव है। हरियाणा का चुनाव मामूली चुनाव नहीं था। हरियाणा का चुनाव आने वाले समय में देश की राजनीति के लिए एक ऐसा हलचल पैदा करने वाला था कि यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार जाती तो आने वाले दिनों में उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते और किस तरह से मैनेज करना पड़ता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी तरह से आज कांग्रेस की स्थिति आ गई। हम इसे दो तरीके से देखते हैं। पहली बात तो ये कि 5 तारीख को चुनाव होता है, मतदान होता है, और 5 तारीख से लेकर के कल सुबह से पहले तो रात शाम, हिंदुस्तान का कोई ऐसा विश्लेषक नहीं था, कोई ऐसा चुनावी विश्लेषक, सर्वे करने वाले लोग नहीं थे जो लोग ये नहीं बता रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हो रही है। तमाम वो सर्वे बता रहे थे, तमाम वो पोल बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, इनकी बात यदि करें तो वो भी रक्षात्मक स्ट्रोक खेल रहे थे। वो भी, उन्हें भी लग रहा था कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कल हम इसको फेस कर पाए। सच बात यह है कि कल की बात करें तो कल सुबह से लेकर के 9:45 बजे, 9:45 बजे तक, 9:30 के बाद तक
तमाम टीवी चैनलों पर, हम भी किसी नेशनल चैनल पर बैठे थे, तमाम टीवी चैनलों पर जो ग्राफ दिखाई दे रहे थे और उसके जो वो आंकड़े टीवी स्क्रीन पे परिलक्षित हो रहे थे, वो साफ दिख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 50 से ऊपर पर बढ़त बना रही है कांग्रेस पार्टी। 15 से 20 मिनट के अंदर में ऐसा क्या हो जाता है कि जब पूरे दृश्य उलट जाते हैं, और पूरे दृश्य उलटते कुछ ऐसे हैं कि मामूली से वोटों के प्रतिशत में अंतर रहता है और अचानक भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के आगे होने से जितना हम चौंकते हैं, जितना आप चौंकते हैं, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके प्रवक्ता चौंकते हैं। ये केवल चौंकना मेरे लिए नहीं था, सारे लोग चौंक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और अचानक धीरे धीरे दोपहर तक तस्वीर साफ होती है और कांग्रेस पार्टी पिछड़ते पिछड़ते कांग्रेस पार्टी हार की तरफ जाती है और भारतीय जनता पार्टी इस मजबूत मेजॉरिटी की तरफ जाती है। एक तो ये कारण है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसको संजय की को देखिए। दूसरी बात, क्या सचमुच में हिंदुस्तान के उन सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने, सारे उन प्रवक्तों ने, सारे एग्जिट पोल करने वाले लोगों ने बहुत सारे संकेतों को अनदेखी किया क्या? इससे पहले भी कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए, कहने में कोई प्रश्न नहीं है, पहली बार गलत साबित हुआ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बातें कुछ हवाई जो बनने की बात थी, वो कुछ ज्यादा ही हवा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात आप जो इशारों में बात हो रही है, आप खुद से बात होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और जिस तरह से हुड्डा साहब, खास करके यदि हुड्डा साहब की बात करें तो 90 सीटों में 72 सीटों को बांटने की जिम्मेदारी एक तरह से उनके ऊपर, उन्होंने जिसको चाहा उसको दिया। 18 सीटों पर बाकी लोगों ने अपनी दावेदारी जिस तरह से उसको मैनेज करना था किया। क्या केवल एक बेल्ट को या एक केवल जाट को साध लेने भर से ये चुनाव की बाजी लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती थी? क्या कुमारी शैलजा ने जिस तरह से ऐन मौके पर अपनी असहमति जाहिर की और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट किए, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ना था? क्या कांग्रेस पार्टी में अंदर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? क्या अशोक तंवर के जुड़ने से कुमारी शैलजा को ऐसा एहसास नहीं हुआ कि अचानक हमारी हैसियत कमतर कर दी गई है, हमें नीचे की तरफ खिंचा दिया गया है और हमारी कमी को भरपाई करने के लिए अशोक तंवर को ला दिया गया है? क्या उसके बाद में भी वो उस तरह से सक्रिय रह पाए जिस तरह से अशोक तंवर ने ज्वाइन किया था? कांग्रेस पार्टी ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि 2, 3, 4 जो मुद्दे थे वो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे वो किसानों के मुद्दे रहे हों, अग्निवीरों के मुद्दे रहे हों या फिर पहलवानों के मुद्दे रहे हों, ये राष्ट्रीय मुद्दे थे। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं थी। ये अंदर आने में ये बात बिल्कुल सही है कि वो चल रहा था कि क्या सिरमौर या कुछ ऐसे जाति विशेष को ही ध्यान में रखकर के सारे समीकरणों को साधा जा सकता है, क्या बाकी लोग कहाँ है? और इसी विषय में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मुझे अब लग रहा है, मेरा भी अनुमान गलत निकला है क्योंकि आज ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, ये चूक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी खाने में बड़ी मजबूती के साथ एक समीकरण बना रही है। छोटे छोटे वो सारे जिनको एक तरह से समाप्त आप देख रहे हैं, वो छोटे छोटे दल जो लोग खड़े थे, जो उनके पाले में आ सकते थे पाले में आ गए, जिनको मैनेज करना था उन्होंने मैनेज किया और वोटों के बंटवारे का समीकरण उनके लिए बेहद अहम रहा। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना, ये बात बिल्कुल सही है कि आज हम ठीक है। संजीव जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी से एक सवाल ले लेता हूं। आशीष जी, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के बारे में जो परसेप्शन बना था उससे लग रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी हो गई, लेकिन दिल्ली के ठीक बगल में हरियाणा की सत्ता, आपने आती हुई सत्ता को जो गंवाया है ना, उससे ये परसेप्शन, ये भ्रम मुझे लगता है कि कहीं टूट न जाए। देखिए, ये तो जनता ने देखा है कि हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। जबरदस्ती के इस तरह की इन्होंने भरगतें करी हैं। आप बताएं ना, कौन बोल सकता है कि हरियाणा मार सकते हैं? कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं सोच सकती थी कि वो हरियाणा जीत सकती है। लेकिन जब बेईमान जो होता है वो क्या बेईमानी कर रहा है इसका, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में है और ये स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है जहां आपको चुनाव लड़ने देने का अधिकार नहीं दे सकते आप लोग। स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है। आपने यहाँ पर साम दाम दंड भेद जो बेईमानी आप कर सकते थे आपने वो सब करी है, क्योंकि आपको लगता था ये चुनाव एक मैसेज देगा और उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि आकर निकलेगी।
जी ठीक है, ठीक है आशीष जी, जवाब भी लेते चले। आशीष जी जवाब भी लेते चले आपकी बातों का। हमारे साथ संजीव जी भी हैं, जवाब भी लेते चले। संजीव वर्मा जी, आपने बात पूरी सुन ली। सर्वे फेल, एग्जिट पोल फेल, पॉलिटिकल पंडितों के दावे फेल और बीजेपी सच साबित हुई, क्योंकि बीजेपी का ग्राउंड लेवल पर निश्चित रूप से असर रहा, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस इसको दूसरे एंगल पर देख रही, दूसरे ढंग से आपकी जीत को दूसरे एंगल पर देख रही है। और चुनाव आयोग से मिलने की भी बात की जा रही कांग्रेस की तरफ से, 1-2 दिन में जाएंगे भी मिलने। लेकिन आपने इतिहास रच दिया वहां पर। आलोक जी देखिए, इतिहास तो वाकई रचा गया है और इसके लिए मैं हरियाणा की तमाम जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बेहतर सरकार, जो 10 सालों से लगातार हरियाणा की सेवा हम लोग कर रहे थे, डबल इंजन के माध्यम से विकास को डिलीवर करने का लगातार काम कर रहे थे, विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक था कि हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी बनाए और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आए। और जनता ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उसके लिए मैं हरियाणा की जनता की पूरी पूरी प्रशंसा भी करता हूं। और आप अभी देखिएगा, अब मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र आशीष जी बोल रहे थे मैं यही सोच रहा था कि बहुत समय से कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करी, तो ईवीएम के ऊपर टीकरा इन्होंने फोड़ ही दिया आखिरकार। जब इनके पास कुछ बचता नहीं है तो ले देकर एक ही बात बचती है कि ईवीएम के ऊपर टीकरा फोड़ दिया जाए। तो ईवीएम हरियाणा में गलत, जम्मू कश्मीर में सही। मानदंड मापदंड आपके अनुसार बदलते रहते हैं। जहां आपके अनुसार कोई निर्णय आता है तो वहां पर वो सब कुछ बेहतर और बेटर से बेटर हो जाता है। जहां निर्णय आपके विपरीत आता है तो वहां सब कुछ गलत। आपका इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं, आपका न्यायपालिका पर विश्वास नहीं, आपका शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं, आपका विश्वास है तो किस पे है? राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर, गांधी परिवार पर। उससे बाहर भी निकलिए श्रीमान जी, कुएं के मेंढक बन के मत रहिए। देश बहुत बड़ा है। और आप देखिए आलोक जी, जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, लोकसभा के चुनाव में इतने अहंकार में कांग्रेस पार्टी आ गई थी और इन्होंने अयोध्या में 543 सालों के बाद, एक घोर तपस्या के बाद जो राम मंदिर बना है, ये लोग उसकी प्राण प्रतिष्ठा को के न्योते को नकारने का काम करते हैं। और लगातार इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने का काम किया चुनाव के दौरान में। और फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी और समाजवादी पार्टी जीती, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको एक तरह से अयोध्या का राजा बनाकर जिस तरह से ये संसद में ले जाने का काम किया, एक तरह से संजीव जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी सीधा सनातन के ऊपर ये जोर दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हमने सनातन को सनातन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया, बल्कि हमने सनातन को हराया है। और जनता के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। जिस तरह से ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना के नाम पर जिस तरह से सनातन के अंदर फूट डालने का ये इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था, साजिश रची थी। ठीक है संजीव जी, जातिगत जनगणना हरियाणा में काम नहीं आई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन जी, लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसकी वजह से बीजेपी अपने बूते बहुमत के नंबर तक पहुंच नहीं पाई, बहुमत के नंबर तक पहुंचने में असफल रही। आपको भी पता है, अगर इन चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता तो ये तस्वीर कुछ बदली नजर आती। निश्चित तौर पर आलोक जी देखिए, आम आदमी पार्टी को 4 से 5 सीटें दी जाती, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दी जाती। समाजवादी पार्टी तो एक ही सीट पर तैयार थी, एक पे भी राजी हो गए थे वो तो।
अहिरवाल में अगर उनको 1-2 सीटें मिलती तो दूसरी चीज क्या होती, चंद्रशेखर आजाद को आप एक सीट दे देते तो इससे एक प्रभाव ये पड़ता कि इन सभी दलों के जो भी कार्यकर्ता थे वहां, जो भी उनके समर्थक थे, जो भी उनके वोटर थे, वो सब आपके साथ समर्थन में आते तो पूरे समग्र हरियाणा में आपको उनका वोट मिलता। पहली चीज वो आपने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी, क्योंकि आप अति आत्मविश्वास में ठीक उसी तरीके से आ गए जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी थी कि अब की बार 70 पार तो हमारी है ही है, 80 का तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन 70 से हम नीचे नहीं है। और इस अति आत्मविश्वास ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 33 पे लाके खड़ा कर दिया। ये एग्जाम्पल हाल का बिल्कुल सामने था, बावजूद इसके कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। दूसरी चीज होती है कि आप एक चीज देखिए, मैं सीट वाइज बता देता हूं, अंबाला कैंट, करना आपके कालका जी, ये 2 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस जीती जिताई रखी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र ने खड़े करा दिए, एक आपका वहां खड़ा करा दिया अंबाला कैंट में और दूसरा कर दिया आपने कालका में। क्या स्थिति हुई, उन्होंने जितने वोट काटे उतने ही वोटों से भाजपा जीत गई वहां पे। अब देखिए अनिल विज की जीत 7,500 वोटों से, वहां 11,000 वोटों से कालका में जीत रहे हैं। तो क्या हुआ, आप सैलजा को नीचे दिखा रहे, 9 टिकट उनके कैंडिडेट्स को दिए गए थे, उनको लड़ने देते। आपस में जो ऊपर राहुल गांधी ने रैली में आके हाथ मिलवाए इनके, वो दिल से नहीं मिले और एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहे। तीसरी चीज आती है कि कांग्रेस को पूरी तरीके से डिपेंड कर दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो कुछ है वो है। आपने जाट मतदाता के लिए इतना सब झुकाव कर लिया, बाकी जातियों को आपने छोड़ दिया। वहां पे हरियाणा में ब्राह्मणों का एक अच्छा खासा परसेंटेज है, बाकी उसके अलावा पिछड़ों का बहुत बड़ा वर्ग है, सैनी समाज का है। आप सैनी समाज के उनके तो मुख्यमंत्री थे, आप उसमें सेंस तो लगाते, वहां तक जाते, अपनी बात तो कहते। पहलवानों के मामले में आपने केवल उस आंदोलन को एनकेश कराने का काम किया, उनके लिए कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं की। हरियाणा में जाके लोकल लीडरशिप कहीं निकली नहीं। इधर इनके साथ भाजपा का देखिए जमीनी स्तर तक संगठन काम करता है, उसके पैरेलल आरएसएस का संगठन पूरी तरीके से घर घर जाकर काम करता है, जो कहीं कोई शोर शराबा नहीं मचाता है, उसका लाभ सीधा सीधा भाजपा को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन ना करना क्या कांग्रेस की चूक रही, इस पर हम आशीष जी से जवाब लेंगे। लेकिन हम लोग लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आशीष नौटियाल जी मौजूद हैं। आशीष जी, क्या गठबंधन ना करना कांग्रेस की चूक रही हरियाणा में? रणनीतियां होती है पार्टी की, तो पार्टी ने उसी हिसाब से अपना, पार्टी को लगा होगा कि गठबंधन करने से फायदा नहीं है तो पार्टी ने गठबंधन नहीं किया। ये तो सीनियर लेवल अभी सोचेंगे, विचार करेंगे इस पे। लेकिन सिर्फ गठबंधन के वोट से काम नहीं चलना था, हमारा तो ऑलरेडी जीते हुए थे। बस यही तो और कॉन्फिडेंस था, यही और कॉन्फिडेंस जिसका नवीन जी जिक्र कर रहे हैं, नवीन दुबे जी यही तो जिक्र कर रहे हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो जीते ही हुए थे। आपके कहने पे हम मान जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा। क्या पत्रकारों का भी ओवर कॉन्फिडेंस था? क्या वहां की जनता का ओवर कॉन्फिडेंस था? क्या बीजेपी के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात को लेके? क्या हमारे अभी चैनल में हमारे नेता बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि कांग्रेस जीत रही थी सुबह तक, क्या ये उनका भी ओवर कॉन्फिडेंस था? देखिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर अभी धूप आ रही है और मैं कह रहा हूँ धूप है, तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो गया? है धूप तो है, तो सेम बात है। अगर हम जीत रहे थे, सब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, कौन नहीं कह रहा? ये बेईमानी करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। और अभी पता लग जाएगा कुछ दिनों में पता लगेगा कैसे हुआ। ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हुई है। आप देखिए, जब लास्ट में कुछ मशीनें आई हैं, उन पे जो है वो जो बैटरी है उसके ऊपर तो बात चल रही है अभी, वो कुछ दिनों में खुल के सबके सामने आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। जब इतने टाइम बाद वो खुला, उसमें बैटरी का कोई वो इशू था जो हमने पढ़ा है, तो अभी वो सबके सामने आ जाएगा। देखिए, बेईमानी से, छल से जीत जाने का मतलब ये नहीं कि आप जीत गए। छल से इंसान जीत सकता है, पर क्षण भर में जीत सकता है। सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। और एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कारण क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, बताएं। महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, पेंशनर्स परेशान है, उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है, आर्मी में अग्निवीर से लोग परेशान है, तब भी भारतीय जनता पार्टी, महंगाई से लोग परेशान है। तो आखिर वोट दिया क्यों भारतीय जनता पार्टी को, बताएं। एक रीजन बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का ये कारण है। कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। सिर्फ झूठ की दुकान है, झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और 10-12 साल से केंद्र में लोगों ने देख लिया
कि आपने किस तरह काले धन की बात करी कि आप सत्ता में आने के बाद काला धन लाएंगे, उससे देश के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए देंगे। जनता ने देखा, और जनता ने ये भी देखा, आप वो लोग हैं जो गाय की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, और गाय का मीट काटने वाली कंपनी से, गाय को काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा ले लेते हैं। जनता ने ये भी देखा। और अभी मेरे भाई संजीव जी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बड़े सनातनी बन रहे हैं। सनातनी हम नहीं है, सिर्फ दिक्कत यह है कि आप सनातन के ठेकेदार बनकर बैठे हैं। आप सनातनी नहीं है, आप सनातन के ठेकेदार हैं। आप ठेकेदारी करते हैं सनातन के नाम पे। मंदिर तक में आप सोना चोरी कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि मंदिर में कोई सोना चोरी करता है, बताएं। इन्हें भगवान का भी डर नहीं है, ये मंदिर में सोना चोरी करते हैं। भगवान के नाम से QR कोड लगाकर चंदा लेने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में यहाँ से केदारनाथ मंदिर को विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। आप बताएं ना किस बात में जीतेंगे। एक बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दें। नेपाल जैसा देश पत्थर मार रहा है, आप उस जैसे देश से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। चीन हमारे सीमाओं में कब जा रहा है, पाकिस्तान रोज आतंकवादी भेज रहा है। आखिर आपके अंदर ऐसी बात क्या है कि आपको वोट दिया जाए, बताएं। देश को आपने इस हालत में लाके छोड़ दिया, आज खाना खाने को तरस रहा है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह की हरकत करते हुए और लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए। जी ठीक है। संजीव जी, क्या मुख्यमंत्री बदलना आपके लिए लाभदायक साबित हुआ? हरियाणा के परिपेक्ष में यदि आप बात करते हैं तो हरियाणा में जो डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही, निरंतर विकास की वहां पर जो गंगा बह रही, एक गुड गवर्नेंस का जो एक शासन प्रशासन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देने का काम किया, जहां तमाम समुदायों को, तमाम वर्गों को, तमाम जितनी भी वहां पे जातियां, बिरादरियां हैं, सबको समान अवसर प्रदान करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो अग्निवीर को के लिए लगातार और बेटर हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर सरकार ने कुछ सोचने का काम किया। जो हरियाणा में सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि अग्निवीर से जितने भी लोग 75% आएंगे तो उन सभी को राज्य सरकार में सरकारी उसमें नियुक्ति दी जाएगी। तो मैं सोचता हूँ लगातार, और जिस प्रकार से कांग्रेस के पास आप देखिएगा, कांग्रेस के पास झूठा नैरेटिव गढ़ने के अलावा कुछ था नहीं। ये लोग लगातार किसान के ऊपर झूठ बोल रहे थे, ये लोग अग्निवीर के ऊपर झूठ बोल रहे थे, ये लोग लगातार पहलवानों के ऊपर राजनीति कर रहे थे। ये लोग, तो इनका स्तर इतना गिर गया है, जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो बाबा केदारनाथ के ऊपर झूठ बोलने लगते हैं, मंदिरों के ऊपर ये लोग राजनीति करने लगते हैं। तो इनका ये तो स्तरहीन लोग हैं, स्तरहीन पार्टी है। और आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कितना बुरा हश्र हुआ, इस बात को भी कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए। जहां 810 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप जब वहां पर धारा 370 को रिस्टोर करने की बात कर रहे थे, जहां आप अलगाववादियों से गठजोड़ किए हुए अलगाववादियों के साथ बैठ रहे थे, तो पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ बैठ रहे थे। और अभी जिस तरह से मेरे भाई आशीष जी अभी लगातार एक बात का इन्होंने उल्लेख, पाकिस्तान की बात का उल्लेख किया, तो श्रीमान जी पाकिस्तान की भाषा और राहुल गांधी जी की भाषा, दोनों के अंदर जो एक समानता का एक भाव रहता है, और जो लगातार बोलते आए हैं पाकिस्तान के जो कश्मीर में लगातार विध्वंस की राजनीति करते हैं, वो लगातार राहुल गांधी का समर्थन करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं गठजोड़ तो है ही। और जिस तरह से ठीक है संजीव जी राष्ट्र विरोधी शक्तियों ठीक है संजीव जी हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं, और बीजेपी से नहीं, ये लोग सनातन से लड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र से लड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ लड़ने का काम। आपके पास आऊंगा संजीव जी, संजीव जी आऊंगा आपके पास आऊंगा। कौशिक जी, हरियाणा 5वां राज्य ऐसा रहा जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, और सिर्फ कर्नाटक छोड़कर
बाकी सभी जगह उससे कामयाबी मिली। गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, यहाँ पर चेहरा बदला। चुनाव से ठीक पहले चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और गुजरात भी जीते, उसके बाद उत्तराखंड भी जीते, त्रिपुरा भी जीते और अब हरियाणा भी जीते। कर्नाटक में जरूर ये फार्मूला फेल हो गया था। कौशिक जी, बदल के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को दूर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की भारत लेकिन उनका इतनी बड़ी बात जीते। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इलेक्शन बोर्ड को होगा और इसके लिए पूरी अपना जनता ने जितने भी तमाम तरह के विरोध राजनीति करना चाहिए। नियम कानून इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बात करके कह रहा हूँ कि चुनाव विधि इलेक्शन में आपको देखा हो और ये पहली बार नहीं। जिस तरह से 5 बार आपने बताया उस तरह से 5 बार मैं भी बता रहा हूँ कि 5 बार से ज्यादा लोगों के प्रेडिक्शन स्टडियो में कांग्रेस पार्टी के बारे में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, इन सब जगहों पे सारे लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जीत रही है और कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में दस्तक आ जाती है। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जितने तरीके हैं या पार्टी के तरीके हैं, निश्चित तौर पे और पार्टी के दुनिया जब तक आप इसके राय के पार्टी के आप ये बनाएंगे तब आप नहीं। क्या ये मान लिया जाए आज के 30% लोग लेकर के मेरी बात करें तो हरियाणा जिसकी आबादी पूरे हिंदुस्तान की आबादी हरियाणा की वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में जिसमें अच्छा विषय के लोग जाते हैं 10% को हरियाणा से गया तो क्या हम यहाँ कहने लगते हैं बहुत पसंद आ गया 4 सालों की ड्यूटी पसंद आ गई। एक सामान्य दिमाग भी इतनी नहीं करता है कि स्टेट से इतने ज्यादा लोग स्टेट सेवा में जाते हैं वो लोग इसीलिए इस्तेमाल क्या हम ये बात मानते कि हरियाणा के अस्पताल की कोई बात नहीं कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जहाँ बैठे हुए थे 500 मीटर की दूरी पर हरियाणा के विभिन्न प्रकार की ठीक है कौशिक जी, आपके पास आऊंगा। नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन जी, कांग्रेस ने किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा खूब उछाला। पूरे चुनाव में इन्होंने ये कहा, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, जवानों से कनेक्ट किया उसको, और इसके अलावा हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जो पहलवानों के आंदोलन चलते रहे, किसानों के आंदोलन चलते रहे, उसका खूब राजनीतिकरण किया। संविधान भी खूब चलाया, वहां पर संविधान की किताब भी खोलकर रखी कांग्रेस ने। 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी भी मिली एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुद्दा बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अगर फेल होती है तो ये क्या माना जाए, रणनीति बनाने में चूक हो गई कांग्रेस से? नवीन जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही। आपने अपना फोन म्यूट कर लिया है मुझे लगता है, इसलिए आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। अब आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। आलोक जी, देखिए ऐसा होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट को लेके कांग्रेस पूरी तरीके से फेल हुई है, स्वीकार करता हूं। अब आप एक मजेदार बात देखिए जो मैं अभी एनालाइज कर रहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, बावजूद इसकी दलितों ने आपको वोट नहीं दिया। नहीं तो दलितों का एक अच्छा खासा परसेंटेज है हरियाणा के राजनीति में और वोटर हैं, और बावजूद के आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार। इसका मतलब यह है कि अंदर खाने आपके संगठनात्मक ढांचे में बहुत बड़ी कमी थी, जिसको कांग्रेस नेतृत्व जानते हुए की करने की जरूरत है। आपको मालूम है कि यहाँ लीकेज है तो करनी है। अगर शैलजा की बात चल रही थी, आपको हटाना हो तो हटा देते आप, तो कम से कम आपका शैलजा कुमारी दलित नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, बावजूद इसके आप हरियाणा आप मैनेजमेंट तो खराब था ही था, इसको स्वीकार भाई आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो आप गिनाई भाजपा 100% सब लोग सहमत हैं। इस पंचायत में हम 5 लोग बैठे, हम 5 के 5 लोग सहमत हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर कोई चीज गलत सामने वाला कर रहा तो उसके अवसर को गैस कराना, अपने फेवर बताना, ये जिम्मेदारी जब तक हम निभाएंगे ही नहीं तो वो हमारे फेवर में थोड़ी आ जाएंगे अपने आप। वही है कांग्रेस के साथ। बिल्कुल।
अति आत्मविश्वास, अति उत्साह में आप ये सारी चीजें भूल गए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ स्थिति ये थी कि एग्जिट पोल आने के बाद हरियाणा में तमाम विधायक प्रत्याशी जो थे वो मंत्रालय बंट लगे थे आपस में, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन सीएम होगा। रणदीप सोरेन छोटे वाला क्या करते रहे भाई पूरी चुनाव, आपने हिंदुओं को गाली देने लगे। आप ये चीजें नहीं चलेंगी। देखिए, ओल्ड मैन पॉलिटिक्स ने बहुत नुकसान कांग्रेस का किया है। आपके यहाँ कभी दिग्विजय सिंह कोई गलत बयान देते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर बयान देते हैं, बिल्कुल बयान देते हैं जम्मू श्रीनगर के लाल चौक को, और ये बयान इनके लिए घातक बनते हैं। ठीक है नवीन जी, आपके पास घातक हो जाते हैं आऊंगा। आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आशीष भाई, हरियाणा का देखिए रिजल्ट आता ही कैसे राजनीति बदली है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, उनका बयान आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं आपकी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो अपनी भूमिका स्पष्ट करे। कांग्रेस के गर्व ने उन्हें हरियाणा में चुनाव हराया है, ये बात उन्होंने कही। और दूसरा, समाजवादी पार्टी का भी साइड इफेक्ट आपको पता होगा। समाजवादी पार्टी ने अब 10 सीटों में से 6 जो बाई इलेक्शन होने हैं, 10 बाई इलेक्शन जो होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 6 स्थानों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। और आपकी पार्टी के किसी नेता से भी उन्होंने पूछा तक भी नहीं, बात तक भी नहीं की। देखिए, निश्चित पार्टी को भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा कहाँ हुआ, कहाँ कमियां रह गई, और पार्टी वो कर रही है। क्योंकि हमें पता है हरियाणा का चुनाव हमारे महत्वपूर्ण चुनाव था और हमें चुनाव जीतना था, लेकिन कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई, किस तरह से क्या क्या किया गया, ये तो सब जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा और खुद के बात सबके सामने रखी जाएगी कहाँ पर दिक्कत थी। लेकिन निश्चित आने वाले टाइम पे और अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और जरूरी है देश के लिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि जनता हमें चाहती है। कल को मैं वोट परसेंट का बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, नहीं 40% मैंने सुना था कि वोट परसेंट हमें पड़ा था जब तक मैं सुन रहा था, और 38% के लगभग मैंने सुना भाजपा लगा है, तो हमारा वोट परसेंट भी कम नहीं है। हाँ, हो सकता है कहीं पे मिसमैनेजमेंट हुआ हो, तो पार्टी उस पर चिंतन करेगी और उसको आने वाले टाइम पे अगर कोई कमियां है तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेगी। क्योंकि मैं आपको जैसे बोल चुका हूँ, कांग्रेस का सत्ता में आने बहुत जरूरी है। युवाओं को न्याय तभी मिलेगा, महिलाओं को न्याय तभी मिलेगा। पेंशनर्स जो आज अपनी पेंशन के लिए इतना धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको न्याय तब मिलेगा। हर किसी के न्याय के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाना ही होगा। जी ठीक है। संजीव जी, कहते हैं ना कि बीजेपी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि पूरे वर्ष चुनावी मोड में रहती है, और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी को हारी बाजी जीतना भी आता है। उसका कहीं ना कहीं आपने दिखा दिया हरियाणा में प्रैक्टिकल करके। देखिए, आपने जो कहा हारी बाजी जीतना, तो ये तो हम तो जनता के दरबार में जा रखे थे, और जनता जिताती भी है, जनता हराती भी है, और जनता एनालिसिस करती है कि हमारे लिए उपयुक्त कौन, भारतीय जनता पार्टी उपयुक्त है या कांग्रेस पार्टी उपयुक्त है। और वो सभी बातों को एक दृष्टिगत रखते हुए, सभी बातों का एनालिसिस करते हुए कि कौन आपको विकास दे सकता है, कौन भ्रष्टाचार दे सकता है, कौन घोटालों का युग का एक तरह से दोबारा रिवाइव करेगा। तो पर्ची और खर्ची का जो युग कांग्रेस शासनकाल में 10 साल पहले था, हरियाणा की जनता नहीं चाहती थी वो उस युग की दोबारा से वापसी हो। हरियाणा की जनता चाहती थी जो एक विकास का युग इस समय हरियाणा में चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लगातार जबरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है, जो किसान खुशहाल है, युवाओं के हाथ में रोजगार है, रोजाना नित नए उद्योग लग रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यदि आप देखते हैं तो हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त जो तानाबाना डबल इंजन के माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा बना गया है। तमाम लोग अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, अपने प्रांत की बेहतरी के लिए ऐसे सरकार को चुनना चाहते हैं जो जनता के लिए सोचे, न कि अपने लिए सोचे। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने लिए सोचती है, गांधी परिवार का भला कैसे हो इसके लिए सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए सोचती है, प्रांत के लिए सोचती है। और इस सोच का जो एक बड़ा अंतर है, मैं समझता हूँ आज युग आ गया है
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार समाज के अंदर विखंडन की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है और बैर वैमनस्य की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते करते मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने का ये लोग काम करते हैं। जिस तरह से ठीक है, ठीक, संजीव जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। नवीन जी से भी सवाल लेता हूँ। नवीन जी, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के चुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट था, क्योंकि ठीक 10-15 दिन बाद ही, मुझे लगता है 10-15 दिन या इसी महीने या अगले महीने ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा होनी है। हरियाणा की जीत का फायदा इन दो स्टेट्स में, चूंकि रिदम बन गया ना, इन दो स्टेट्स में बीजेपी को क्या मिलेगा? आलोक जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मोरल बहुत बूस्ट हुआ है भाजपा के कार्यकर्ता का इस जीत के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वहां चुनाव लड़ रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 2-3 से मेरी बात हुई, वो भी कंफर्म नहीं थे कि हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। सरकार बनना तो उनके दिमाग में नहीं था कहीं दूर दूर तक कि सरकार बन रही है हमारी पार्टी की। तो ये जो मोरल बूस्ट हुआ है, निश्चित तौर पर इसका लाभ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव में, महाराष्ट्र में और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। और एक चीज मैं बता दूं, भाजपा को वोट देने वाले राक्षस होते हैं। इस तरीके के बयान रणदीप सुरजेवाला दे रहे हैं, राहुल गांधी के ओपन फोरम पे डांट नहीं रहे हैं। आपके यहाँ लीडरशिप है कहां? डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जब तक एक कमांडर मजबूत नहीं होगा, भाजपा के अंदर कमांडर मजबूत हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, 2 लोग कमांडर हैं। जब तक आपके पास कमांडर मजबूत नहीं होगा, आप कैसे चुनाव के मैदान में जाएंगे? जब अनुशासन ही नहीं रहेगा, तो वही हो रहा है कांग्रेस के साथ में, किसी की मर्जी आती कुछ भी बोल देता है। तो ये थोड़ी चलने वाला है। डिसिप्लिन होना जरूरी है। मुझे अच्छा लगता है, छोटी पार्टी में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक अनुशासन है, वहां डिसिप्लिन है, हर एक आदमी नहीं कुछ भी बोल देगा। तो ये चीज होनी चाहिए पार्टियों के अंदर, और मैं समझता हूं कि यही बूस्टअप मिला है अच्छा कांग्रेस को, भाजपा को, और उसका लाभ उन्हें निश्चित तौर पर अगले सभी चुनावों में मिलने वाला है। कौशिक जी, अभी आशीष जी से मैं सवाल जो कर रहा था, वही सवाल आपके साथ भी दोहरा रहा हूं कि जैसे ही देखिए हरियाणा का नतीजा आया, वैसे ही शिवसेना, ठाकरे गुट वो आंख दिखाने लगे, यहां समाजवादी पार्टी के लोग आंख दिखाने लगे। इतनी जल्दी राजनीति बदलती है? कौशिक जी से मुझे लगता है मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सवाल मुझे लगता है नवीन जी से इसका जवाब संक्षिप्त में ले लूं, और उसके बाद फिर आशीष जी के साथ कुछ और भी सवाल मुझे करने हैं। नवीन जी, संक्षिप्त में इसका जवाब ले लेता हूं मैं आपसे। बिल्कुल आलोक जी, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर कांग्रेस हरियाणा जीत लेती तो इंडिया गठबंधन ड्राइविंग सीट पर वो थी, और अभी तक ड्राइविंग सीट पर चल रही थी। लेकिन क्या है कि कांग्रेस में अपन दिखाने की कोशिश नहीं की। पिछले भी हम देखा, व्यक्त करते, अब स्थिति हो गई कि समाजवादी पार्टी बड़ा दल है। आप चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर 6 सीटें कांग्रेस जीती है तो 4 सीटों पूरा के पूरा समाजवादी पार्टी का, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी से आप कह रहे हैं आप 5 सीटें एमएसपी जी क्यों दे देंगे भाई? आज उन्होंने 6 पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। मेरे ख्याल में कांग्रेस महज 2 सीटों के लिए डिजर्व करती है, उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा करती ही नहीं है। जी ठीक है। आशीष जी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, इस हार के लिए कौन जिम्मेदार? राहुल गांधी जी, या फिर भूपेंद्र हुड्डा जी, या राज्य के कोई और नेता, या कोई और नेता जो आपकी समझ में आए? कौन जिम्मेदार से मंथन होगा, और मंथन के बाद ही पता लगेगा जिम्मेदार कौन है। कोई ना कोई तो जरूर होगा, नहीं तो अपारते क्यों? तो जो भी जिम्मेदार होगा बहुत जल्दी सबका नाम और उन पर कार्रवाई अगर होता है तो आप सबके सामने दिखेगी। संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, गठबंधन की राजनीति से जैसे ही कांग्रेस हटी, आपको कामयाबी मिली हरियाणा में। उससे पहले आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने आपको कैसे वहां पर कमजोर किया उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। वैसे ही इस चुनाव के पैरेलल जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा था, वहां पर भी गठबंधन की राजनीति ने आपको कमजोर किया, वहां पर आपसे सत्ता ले ली गई एनसी कांग्रेस गठबंधन ने। तो ये गठबंधन आपके लिए आने वाले टाइम में भी चुनौती क्या बन सकते हैं? क्योंकि सबक तो मुझे लगता है कांग्रेस ने ले ही लिया होगा, और अब तुरंत 10 से 15 दिन बाद घोषणा होने वाली है महाराष्ट्र के चुनाव की, झारखंड के चुनाव की। आलोक जी, देखिए,
कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन चाहे मिल के लड़े चाहे अलग अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनता जान चुकी है कांग्रेस की हकीकत को कि ये लोग केवल और केवल झूठ बोलते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ षड्यंत्र करने का काम करते हैं, साजिश रचने का काम करते हैं। और पिछड़े सभी बारी बारी एक बड़ा पुराना गीत है, वो इस समय कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। जिस तरह से जो इनका एनडीए गठबंधन बना था, तो एनडीए गठबंधन वो धीरे धीरे कुनबा तो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डूबते जहाज पर कोई भी सवार होना चाहता नहीं। और कांग्रेस पार्टी की जो एक दशा और दुर्दशा पिछले 10-15 सालों से सभी दल देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ वो उस दुर्दशा का दौर एक बार दोबारा से पुनः आने वाला है। और कांग्रेस पार्टी को जो स्थानीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, अपने अपने प्रांतों में जो मजबूत हैं, कोई भी कांग्रेस पार्टी को तरजीह देने के मूड में कतई है नहीं। ठीक है और जी, और ठीक संजीव जी, वक्त कम है, छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब ले लेता हूं। आशीष जी से भी जवाब लेता हूं। आशीष जी, जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की हम लोगों ने बहुत कम बात की है। जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन चुनाव जीता है, लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत पुअर रही, बहुत कमजोर रही। सिर्फ 6 सीटें आप जीत पाए वहां पर। देखिए, गठबंधन क्या ही वहां जाता है कि कुछ कमजोर होते हैं। अगर हरियाणा में लगा कि गठबंधन के बिना भी अलग अलग तो वहां अलग अलग चुनाव लड़ा। सेम पंजाब में हुआ था, आम आदमी पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो, तो ऐसा होता है। और ये देखिए रणनीति का हिस्सा है, कोई एक आदमी नहीं बोलता क्या करता है। तो वहां पर हमें लगा गठबंधन के साथ रह के हम चुनाव लड़ सकते हैं और सकते हैं, तो हम लोगों ने किया और गठबंधन जीता है। तो उससे हम तो शुभकामनाएं देंगे और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पार्टी को जनता ने वहां ठीक आशीष जी, आपकी बात। आशीष जी, वक्त कम है, इसलिए छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। संजीव जी, आप हरियाणा तो जीत गए, लेकिन जेके में आप कामयाब नहीं हो पाए। आलोक जी, देखिए 29 सीटें हमने वहां पर जीती हैं जम्मू कश्मीर में। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से 4-5 गुनी सीटें हम जीतने में कामयाब रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते आए हैं, लेकिन तुष्टीकरण और एक तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी इनकी जो दुर्दशा हुई है वो पूरा देश जान रहा है। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानिया वाली जो कहावत है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर चरितार्थ हो रही है। ठीक संजीव जी, ठीक है संजीव जी, आपकी बात कंप्लीट हुई। नवीन जी से भी एक अंतिम सवाल ले लेता हूं। नवीन जी, कांग्रेस की जो कमजोर प्रेजेंस रही, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस जीती है, गठबंधन मजबूती के साथ आया, लेकिन वहां पर जो प्रेजेंस कमजोर रही कांग्रेस की, उस पर भी सवाल उठने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहने लगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने कहा कि अगर हम गठबंधन में नहीं होते तो हम ज्यादा सीटें जीतते। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस 2014 में कांग्रेस की 12 सीटें हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, आज वो 6 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी 25 सीट पर थी, उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा और वो 29 पर पहुंच गई। तो निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात कह रही है सही कह रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ जिस तरीके का सामंजस्य बैठालने का काम होना चाहिए, वहाँ कोई कमेटी तो है नहीं कांग्रेस के अंदर, ना ही कोई सिस्टम है। राहुल जी से मीटिंग होती है, राहुल जी तय कर देते हैं। राहुल जी उतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं, कैसे आप कोऑर्डिनेशन कर पाए, कोई कमेटियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसकी भी कमेटियां बना रखी है उन्होंने। उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम को अडॉप्ट करेगी तभी कांग्रेस का कुछ हो सकता है। अदरवाइज दूसरी चीज एक और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता, ठीक है नवीन जी, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का शुक्रिया करूंगा, संजीव जी, आशीष जी, नवीन जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। इन तमाम बहस और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नतीजा ये है कि कांग्रेस जीतते जीतते हारी है और बीजेपी हारते हारते जीत गई। ये कहा जा रहा है कि इन नतीजों का असर 2 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी दिसंबर में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बम्पर बहुमत से जीती थी, लेकिन लोकसभा में उसका वैसा प्रदर्शन नहीं रहा। उसी तरह लोकसभा में कांग्रेस ने दम दिखाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिछड़ गई। तो ऐसे में
गेम ऑन है। इन नतीजों का एक ही सबक है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट करेगा और जनता की नब्ज को पहचानेगा, जीत उसी की होगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।